आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 का जो क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करने वाले हैं। और थैंक्स फॉर चूजिंग माय वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू। कोई और ज़्यादा इंट्रोडक्शन की मैं ज़रूरत नहीं समझता क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ जितनी बातें दी गई हैं उनमें से बहुत कुछ मुझे इम्पॉर्टेंट तो नहीं लगा। यहाँ बस इतना देख लेना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में के आधार पे बांटा गया है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कुछ दानेदार ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं और इनके यहाँ स्टिकी नेचर के होने की वजह से ये रफ दिखता है अगर जो माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया जाए तो, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया गया। और इस तरह के पोर्शंस को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया गया। बस इतनी सी बात में इन दोनों को डिफाइन कर दिया गया। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा कि ये जो पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इनके बीच में ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आउटर मेम्ब्रेन से लगा होता है, इनर से फ्यूज नहीं होता। ठीक, इन सब की बात हो गई। मैक्सिमम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स एक्सेट्रा के सिक्रीशन में हेल्प करता है। और ये अंत में जाके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी के सिस फेस से मैच करता है या फिर उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है और एक तरह से एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम या फिर जो भी अंदर का स्केलेटन है और सिस्टम है उसे फॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ देखिए दिया गया है क्या कह रहा है, मुझे लगता है बता देना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। ओके, ये बात कर रहा है। दैट इज ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दैट इज साइटोप्लाज्म। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल एरिया है इसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कह दिया गया। ठीक, और इसके अंदर के ये जो स्पेस दिख रहे हैं आपको पर्टिकुलरली, इन्हें ल्यूमिनल कह दिया गया। बस इतना ही डिफरेंस, ये बातें इसमें बताई गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि जो सेल ज़्यादा एक्टिव होगी उसी में तो इंटरनल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होंगे। तो उन्हीं चीज़ को ये बता रहा है कि अब इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहें या फिर उसमें पहले आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया भी तो उसी कंडीशन में होती है जो फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो भी चीज़ें, मीजोसोम्स ऐसे ही होंगे अगर बैक्टीरियल सेल्स की बात करें। ठीक, तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनल की प्रेजेंस या अब्सेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि वो सेल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनल का प्रयोग कितना कर रहा है या उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की यूटिलाइजेशन कितनी तेज हो रही है। इन चीज़ों की समझने की ज़रूरत होती है। मेम्ब्रेन, ओके, ये मैंने बता दिया पहले ही। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइड ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इन एनिमल सेल, लिपिड्स लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया कि ये लिपिड का तो सिंथेसिस करते हैं लेकिन लिपिड के जैसे जो एस्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उनकी भी सिंथेसिस ये करते हैं काफ़ी हद तक। ओके, अब बात आती है गोल्गी एपरेटस की। ये है आपका गोल्गी एपरेटस। ठीक, ये देखिए, ये बता रहा है कई सिस्टर्नी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये पर्टिकुलर मैं बताता हूँ, ये एक सिस्टर्नी है। ठीक, ये सिस्टर्नी है और इनका जो डायमेंशन है 0.5 माइक्रोन से
1 माइक्रोन तक जाता है, डायमीटर की बात की गई है, ठीक। दी अब आगे ये कंसेंट्रिकली अरेंज होता है। कंसेंट्रिकली का मतलब एक सेंटर को लिए हुए बहुत सारे रेडियस पे ये डिस्क अरेंज्ड होते हैं। इनका सेंटर यही है अगर जो पता किया जाए, लेकिन अगर जो इसे देखा जाए तो R1, इसे देखा जाए तो R2 और इसे देखा जाए तो R3, वेयर R1 इज़ लेस देन R2 एंड R2 इज़ लेस देन R3। ये चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। ये तो हाई स्कूल के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, तो इसे बहुत वो ना लीजिएगा कि कहाँ मैथमेटिक्स घुसेड़ रहे हो आप, और इतना तो एक्सप्रेशन आना ही चाहिए। नियर द न्यूक्लियस, और वैसे भी फिजिक्स में काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। नियर द न्यूक्लियस द डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस, ठीक। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए इसको हम सिस फेज मानते हैं तो ये न्यूक्लियस साइड रहेगा, ठीक। यहाँ आप देखेंगे न्यूक्लियस है, इससे लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक। और ये जो सिस फेस होगा इसी की तरफ फेस किए होगा अपना। कॉन्केव और ट्रांस, ठीक। और द मेच्योरिंग फेस, देखिए कहने का मतलब ये है, रुकिए मैं कुछ इनोटेशंस इरेज कर दे हूँ, कुछ क्या सभी कर देता हूँ। अब देखिए कहने का मतलब ये है, ये तो रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक। ये टोटल हम सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। न्यूक्लियस मान लीजिए यहाँ पे है, ये चीज़ न्यूक्लियस है, ओके। इससे लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ओके। ये आपस में जुड़े हुए स्ट्रक्चर हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ और यहाँ ये गोल्गी बॉडी। न्यूक्लियस से mRNA सिंथेसाइज हुआ, यहाँ जाएगा। यहाँ राइबोसोम्स जहाँ प्रेजेंट हैं वहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन के फॉर्म में बनना है वो यहाँ आया। अभी आगे गोल्गी एपरेटस का जो आप स्पेसिफिकेशन या फिर जो भी इसका वर्क पढ़ेंगे या फंक्शन पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा कि ये अभी आपने मैच्योरेशन को देखा ही है, ठीक। एक मिनट, यहाँ मैच्योरिंग फेस हो गया, ये मैच्योरिंग फेस हो गया, मतलब कि यहाँ से कोई भी चीज़, और डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर है तो यहाँ से कोई भी चीज़ वेसिकल के फॉर्म में ही निकलने वाली है, ठीक। इसका ध्यान दीजिएगा। ये बात हम लोगों ने मेरे क्वेश्चन में जो मैंने पूछा था वो मैंने डिफाइन किया था कि राइबोसोम या फिर सेंट्रियोल अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाएं तो क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी आगे, ठीक। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन आया, इसमें पैकेजिंग हुई, उसकी फोल्डिंग हुई, उसके फोल्डिंग हुई, देन पैकेजिंग हुई, और फोल्डिंग मैच्योरेशन भी आप बीच में जोड़ लीजिए, और यहाँ पैकेजिंग हुई, देन वेसिकल के फॉर्म में वो प्रोटीन या फिर जो भी स्टेरॉयडल हार्मोन है वो पैक होके निकल गया, और इंटरनली या फिर एक्सटर्नली सिक्रीट भी हो सकता है, या फिर इंटरनली ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ठीक। ये काम यहाँ हो सकते हैं। तो वही बात यहाँ बताया जा रहा है। एक बार फिर से देखिए कि ट्रांस मैच्योरिंग फेज, cis and the trans phase of the organelle are entirely different but interconnected। cis फेज का जो काम है या फिर जो भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो ट्रांस फेज से कहीं अलग है, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, मतलब इनका मेन जो काम होता है गोल्गी एपरेटस का, मटेरियल को पैकेजिंग या पैक करने का काम होता है। टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रासेल्युलर, जो मैंने कहा कि वो या तो सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा या फिर बाहर की तरफ सिक्रीट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि इंट्रासेल्युलर टारगेट्स मतलब विद इन द सेल जो भी टारगेट है वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, या फिर
बाहर भी सिक्रेट कर दिया जाएगा। मटेरियल्स आगे है, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ठीक, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो वेसिकल के फॉर्म में उसका सिक्रेशन हो रहा है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस। अब देखिए मैंने तो वहाँ कहा था कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, मान लीजिए क्लोज, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये यहाँ आखिर अगर जो इसे सिस फेस मैंने मान लिया, सिस फेस मैंने मान लिया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ आके फ्यूज हुआ रहता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मैसेज आया या फिर जो भी वो स्टेरॉयडल हार्मोन या फिर लिपिड लाइक स्ट्रक्चर आए उसे ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हैं क्या? दरअसल ग्लाइकोप्रोटीन बस यही है, समझ लीजिए कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं या फिर लिपिड के जो लंबे चेन्स होते हैं वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में, लाइक आप देखेंगे कैराटीन जो होता है, कैराटीन प्रोटीन, वो उसका जो ग्लाइको फॉर्म होता है, ठीक, ग्लोबुलर फॉर्म जो होता है वो एक चेन में इस तरह से, फिर जब ये चेन इस तरह से मूव करेगा तो फिर उसका ओरिएंटेशन लाइक दिस हो जाएगा, दिस वे में, फिर ये जब इस तरह से मूव करेगा इस तरह से हो जाएगा। आप इसी तरह से देखते हैं, इसी तरह के कुछ सब यूनिट मिलके ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन में वहाँ 4 सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं और आपस में बने होते हैं, वो ग्लोबुलर फॉर्म ही बनाते हैं। ठीक, इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड ग्लोबुलर फॉर्म में भी होता है। अब बात करते हैं लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स की जो बात है, वेट अ मिनट, ओके, लाइजोसोम्स की, हाँ, formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. Golgi apparatus में पैकेजिंग का ही रिजल्ट लाइसोसोम होता है कभी कभी। ठीक, इसमें सभी तरह के हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल, सभी नहीं कह सकते, जिसमें लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं और ये एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं मैक्सिमल। ओके, आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल को देखेंगे अब हम। तो वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, मतलब कि इसमें मेम्ब्रेन एक ही होता है। ठीक, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने ये कहा था, ये चीज़ें मैं अगर बताना भी होगा तो प्लांट फिजियोलॉजी में आता है, ये काफ़ी अच्छा खासा ब्रॉड दिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे टाइम नहीं किल करना चाहूँगा और आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात कर रहा है, जो कभी कभी आप अमीबा या पैरामीशियम एक्सेट्रा में देखे होंगे या फिर जानते होंगे, वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनल माना जाता है उनके लाइफ साइकिल की दृष्टि से या फिर मेटाबॉलिज्म के दृष्टि से। कभी कभी वो फूड वैक्यूल भी फॉर्म करते हैं, जो मतलब फूड पार्टिकल के एनगल्फेशन से एनगल्फ करके, ठीक, बनता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक, मतलब कि अगर इसे स्टेन ना किया जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है माइटोकॉन्ड्रिया को देखने में या फिर दिख ही नहीं पाती। अब यहाँ भी वही बात आ गई कि नंबर वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कि एन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, ठीक, शेप एंड साइज में भी ये बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है। ठीक, टिपिकली अब देखिएगा, ध्यान दीजिए ज़रा, आप गोल्गी बॉडी से कंपेयर करने की कोशिश करिएगा, गोल्गी ऑपरेटर से, जहाँ डायमीटर 0.5 माइक्रोन टू
1 माइक्रोन जा रहा था, ठीक। अब देखिए वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है कि डायामीटर, मान लीजिए मैक्सिमम डायामीटर तो इसका फिक्स है, इसके हायर लिमिट तक जा रहा है, लेकिन ये इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक, छोटा हो सकता है, 0.2 माइक्रोन भी दे रहा है, ठीक। ये साइज है माइटोकॉन्ड्रिया की और ये साइज है गोल्गी एपरेटस की, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंस आप देख सकते हैं। और फिर बात आती है लेंथ की। अब लेंथ देखिए, लेंथ इनके हायर लिमिट से LENGTH, लेंथ की मैं देखिए यहाँ कंपैरिजन कर लीजिए, हायर लिमिट से तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक, सॉरी डेसिमल लग गया यहाँ, हायर लिमिट से तो स्टार्ट हो रहा है और पहुँच कितना रहा है, 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ गोल्गी एपरेटस, जहाँ कई कंसेंट्रिक डिस्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, कई डिस्क मिला के इसके लोअर लिमिट तक ही पहुंच पा रहे हैं, ठीक। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इससे पता चलता है कि मतलब एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है कि आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस से सटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, रेटिकुलम चूंकि है तो वो नेटवर्क बनाएगा, इसलिए उसके साइज की बात हम नहीं कर सकते। फिर बात आती है डिस्क से ये गोल्गी एपरेटस की, उसके जस्ट सटे आप इमेजिन करिए, जस्ट सटे 0.5 से 1 माइक्रोमीटर लंबी तक कोई भी यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट तक उसका गोल्गी बॉडी है, लेकिन उसके जस्ट सामने आप देख रहे हैं कि उससे कुछ छोटी भी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियन है, जो गोल्गी एपरेटस के मिनिमल साइज से भी छोटी हैं, लेकिन मैक्सिमल साइज से 4 गुना बड़ी भी हैं। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और एक अपने दिमाग में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जिससे हमें याद रखने में हेल्प होता है। अब आती है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कह देंगे इसे, बहुत कुछ होगा तो, और स्पेस की बात है, यहाँ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसमें जो साइटोसॉल होता है, या फिर हाँ जो सेल के मैट्रिक्स को साइटोसॉल ही कहते हैं, और यहाँ भी मैट्रिक्स कह देते हैं, यहाँ प्रोमिनेंटली मैट्रिक्स ही कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है और एनर्जी से रिलेटेड होता है, शायद इसीलिए इसे मैट्रिक्स कुछ कहते हैं, कुछ होगा, मैंने अभी सर्च नहीं किया है, या फिर स्प्लैशिंग सीरीज़ में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और ये क्रिस्टा है, जो ये आपस में प्रोजेक्शंस हैं, इनर वार्ड जो प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें क्रिस्टा कहते हैं, ओके। इन्हीं पे जो ATPase एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, खैर वो तो आगे की बात है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री, मतलब कि ये एक कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री होती है। देखिए इसमें कोई क्रिस्टा वगैरह का फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्वेजिनेशन नहीं है, या फिर प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये कंटिन्यूस है। लेकिन इनमें इन्वेजिनेशन है, ये इन्वेजिनेशन देख सकते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है और यहाँ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया गया। एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, पजेस सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, मतलब कि बैक्टीरिया की तरह ये भी सिंगल सर्कुलर DNA भी होते हैं, मतलब कि अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, और इवन अगर DNA है तो अपना डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम। देखिए यही दो बातें हैं, सिंगल सर्कुलर DNA और 70S राइबोसोम्स, ठीक। यही 2 बातें हैं जो सिम्बायोसिस थ्योरी को हेल्प करती हैं, या फिर सिम्बायोसिस थ्योरी को एनफोर्स करती हैं, या फिर बताने की कोशिश करती हैं कि हाँ ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ है, या फिर जो भी यूकैरियोटिक सेल्स जो बने हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनी है। इसका एक और एग्जाम्पल आएगा प्लांट सेल में, जो कि प्लास्टिड वाला जो सेक्शन आएगा, शायद नेक्स्ट ही है इसके बाद ही। ये फिजन से भी डिवाइड करती हैं। देखिए बैक्टीरिया में फिजन पाया जाता है, तो इसमें सॉरी मैं भूल गया, यहाँ फिजन भी ऐड करना था, ठीक। ये तीनों बातें हैं, लाइक
एम्स एक्सेट्रा में आप जब असर्शन रीजन की बात करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। ओके, तो ये सिम्बायोसिस थ्योरी को फोर्स देती हैं या फिर उन्हें इम्पॉर्टेंस देती हैं। अब बात आती है प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। ठीक, ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, अब पिगमेंटेशन की बात की जा रही है जिसमें क्लोरोप्लास्ट जानते ही होंगे। क्लोरोप्लास्ट क्रोमो मतलब कलरिंग सब्सटेंस होता है अदर दैन ग्रीन। ठीक, अदर दैन ग्रीन। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस और वाइट। वाइट कलर में ही लिख दो क्या? खैर कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड। देखिए अब क्लोरोप्लास्ट कह रहा है तो क्लोरोप्लास्ट में केवल क्लोरोफिल ही नहीं होता है, उसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं। ओके, द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, इसमें भी कैरोटीन पाए जा रहे हैं, ज़ैंथोफिल भी पाए जा रहे हैं। ठीक, अब बात आती है ल्यूकोप्लास्ट भी। ल्यूकोप्लास्ट को फिर डिवाइड कर दिया गया। मैं सोचता हूँ ये इतना जगह छोड़ दूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर जो इस पार्ट को, इस एंड को यहाँ तक श्रिंक कर दिया जाए तो आपको फ़ोन में देखने में प्रॉब्लम होती है या नहीं। ठीक, इसको ज़रा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि क्रैश कोर्स में भी कुछ ऐसे डायग्राम्स मैं सर्च करके डाल दूँ जिससे आप की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। ओके, तो खैर आगे बढ़ते हैं। एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। ठीक, एमाइलो से आपको याद आ रहा होगा एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। ठीक, तो ये किसके कंपोनेंट होते हैं? स्टार्च के होते हैं। तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो क्या स्टोर करेगा। एलायोप्लास्ट जो होता है, ये एलायो मीन्स ऑयल होता है, तो ऑयल या फिर फैट स्टोर करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। आप याद करेंगे, अगर अगले क्लास में आप पढ़ेंगे या फिर क्रैश कोर्स करना है तो आपने पढ़ा होगा, जब मोनोकॉट सीड का आप सेक्शन देखते हैं, वहाँ एक मेज सीड रखी होती है और वहाँ एक एल्यूरॉन लेयर दिखाया जाता है। एल्यूरॉन लेयर, यहीं से याद कर लीजिए कि एल्यूरॉन लेयर किसका बना होता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक, फाउंड, अब देखिए मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मीजोफिल सेल्स। वेरिएबल लेंथ, अब इनका देखिए जो हमारे गोल्गी अपरेटस थे या फिर सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उससे भी बड़ा होता है और उसका 2 गुना तक चला जाता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और विड्थ जो होती है, जो मैक्सिमम सबसे बड़ा गोल्गी अपरेटस होता है उसके 2 गुने साइज से 4 गुने साइज तक जाती है। ठीक, 1 पर सेल, क्लेमाइडोमोनास में एक सेल होता है। अब क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर ही क्या होती है, इतना ऐसा तो क्लेमाइडोमोनास होता है और एक न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा सा उसमें वैक्यूल होता है, और जो जगह होता है वो आप कह लीजिए क्लोरोप्लास्ट ही कैरी कर लेता है। ओके, कवर अप कर लेता है। फिर उसके बाद आता है 20 से 40 पर सेल मेसोफिल में हो जाते हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है ये। ठीक, अब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में क्या कह रहा है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये ज़्यादा परमिएबिलिटी अलाउ करता है। ठीक, ये ज़्यादा परमिशन देता है, बट ये और फिल्टर कर देता है। ज़रूरी भी है, जो आए सब ना यहाँ घुसे पड़े रहें। ठीक, फिल्ट्रेशन ज़रूरी है। वही चीज़ होता है जैसे नीट के पेपर या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसको ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी इस कदर रखिएगा कि यहाँ बुरा मत मानिएगा, घोड़े, म्यूल भी कह लीजिए, घोड़े, गधे सब यहाँ दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो इसके आगे पहुँचेंगे ना, ठीक, वो सभी रेस के घोड़े होंगे।
तो यहाँ कंपटीशन अभी भी काफ़ी हद तक आसान है, लेकिन आगे आपको बनाए रखने के लिए सभी रेस के घोड़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद जब आप क्लिनिक ओपन करेंगे। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए कि आपको अल्टीमेटली एक डॉक्टर बनना है, तो किस हद तक आपको पढ़ाई होनी चाहिए, किस हद तक आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, दुनिया आपको अपने ज़िंदगी से खेलने का मौका देगी, तो उस मौके को ऐसा ना कहिए कि कोई बुरा भला कह के आपको कुछ बोले, लेकिन हाँ ऐसे ज़रूर जी लीजिए कि कुछ लोग आपसे एडमायर हों और कहें कि हाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी। खैर, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा, मतलब कि इस एरिया की जो बात हो रही है, ठीक, इस एरिया की जो बात हो रही है वो स्ट्रोमा कहा जा रहा है। ठीक, जस्ट इस मेम्ब्रेन के अंदर। अब बात आती है थैलेकॉइड्स, तो थैलेकॉइड्स क्या हैं ये देख ही रहे हैं। इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ और ज़्यादा ग्रीन कर दिया गया है क्योंकि पिगमेंट्स हैं। ओवरऑल ग्रीनिश स्ट्रक्चर ये दिखता ही है। ठीक, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रैनम के बने होते हैं। ठीक, थैलेकॉइड आर प्रेजेंट, थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रैना। ये पाइल्स ऑफ कॉइन जो हैं इन्हें ग्रैना कह दिया जाता है। ठीक, ये थैलेकॉइड्स मिलके एन थैलेकॉइड्स मेक्स अ ग्रैना। ठीक, अब बात करते हैं इंटीग्रल थैलेकॉइड्स भी बोला गया है इसे। अब आगे बात करते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। ठीक, थैलेकॉइड का जो स्पेस है उसे ल्यूमेन कह दिया गया। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की जो एंजाइम होती है, एंजाइम रिलेटेड टू कार्ब्स भी कहते हैं, और मतलब कार्बन को ही हाइड्रेटेड करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, इसलिए पहले इसे कार्ब्स ही कह देते हैं। ठीक, और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका एंजाइम इस स्ट्रोमा में होता है। ठीक, इट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, फिर वही बात आई जो मैं माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, एंड राइबोसोम्स। ओके, इसमें भी देखिए राइबोसोम 70 ऐसी पाया जाते हैं। देन इन साइटोप्लाज्म स्पेशली देखिए एक पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल में साइटोसॉल में आप 80s राइबोसोम पा रहे हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में आप या फिर प्लास्टिड में आप 70s राइबोसोम्स पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि ये एक बैक्टीरियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है सेल का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स को हम टाइम मैं देख लेता हूँ कितनी लंबी वीडियो बनी है, उस हिसाब से हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करें। मुझे लगता है राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन ख़त्म कर लेना चाहिए यहाँ पे। ओके, राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पेलाडे दैट, और इसमें कुछ और नहीं है, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, इनके बीच पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होती है, और ये यूकैरियोट्स में ATS पाए जाते हैं। ATS स्विचबर्ग कांस्टेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स में 70S पाए जाते हैं। ये सब बातें पहले हो चुकी हैं डियर, तो फिर से मैं नहीं बताऊंगा। तो 70S और ये होते हैं 50S एंड 30S पे, और इनका जो होता है 60S एंड 40S पे होता है। इनके एडिशन की बात नहीं होती है क्योंकि पहले मैं बता दिया हूँ, अब फिर नहीं बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों 40S और 60S की बात करी जा रही है, या फिर होता है जितना मैंने बताया उससे और डिटेल स्प्लैशिंग सीरीज़ में बताऊँगा, आप ट्यून इन कर सकते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है उनमें मिलाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स,
ये सब मिला के स्पेशली साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ये पर्टिकुलर जो आप देख सकते हैं पीछे इसी लेक्चर में मैंने बात किया कि जो वेसिकल गोल्गी एपरेटस से निकलती हैं, ठीक, निकलती हैं, वो विद इन सेल जाती है या फिर सिक्रीट हो जाती हैं आउटसाइड, ठीक। अगर विद इन सेल जाना है तो उन्हें किस तरफ जाना है, इनका डायरेक्शन ये साइटोस्केलेटन ही तय करता है। जिस तरफ उसे ट्रांसपोर्टेशन में ले जाना होगा, जिस तरफ उसे मूव कराना होता है, वो साइटोस्केलेटन के ही हेल्प से होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए लास्ट तक, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।